जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट जिसे आप बेसिक कहते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इससे क्वेश्चन आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, या ये कहिए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। लीनियर है, इसका मतलब ये है कि जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो और उसका डेरिवेटिव कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और आर ये या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट होंगे, तभी ये लीनियर होगा, अदरवाइज लीनियर नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था उसमें कुछ दो तीन क्राइटेरिया बताए थे। उनमें से सबसे मेजर क्राइटेरिया यही है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो और उसका डेरिवेटिव कभी भी मल्टीप्लाई आपस में नहीं होंगे। मतलब y और y का डेरिवेटिव कभी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको नहीं मिलेंगे कोई किसी इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस वजह से पी क्यू और आर क्या होते हैं, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट होंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मतलब होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई का मतलब होता है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई डिपेंड करता है आर पर। आर कैसा है ये बात कौन डिसाइड करेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आर को अगर मैं जीरो कर दूं तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या देगा, सी एफ देगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल, अभी देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल तो बाद की कहानी है जो कि आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे नहीं। हमारा आज का फोकस होगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं जब आर जीरो हो। क्योंकि आर जीरो हो गया तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका जान लीजिए, हाउ टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ, सी एफ निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला स्टेप ये है आर को आपको जीरो करना है। ये पहला स्टेप ही है। अगर आर जीरो है तब भी ठीक, नहीं जीरो है तो जीरो आप कर दीजिए। किसके निकालने के लिए, सी एफ निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। आर आपने जीरो कर दिया, उसके बाद आपके पास क्या बचा, कुछ इस तरीके से इक्वेशन नजर आएगी। अब क्या करना है, कैपिटल डी, इट इज ऑपरेटर। डी क्या है, कैपिटल डी, ऑपरेटर। डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, मतलब एक डेरिवेटिव को डी लिखते हैं। तो अगर यहां पर दो बार डेरिवेटिव है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा डी टू वाई प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो।
यहां से एक इक्वेशन बनी कुछ ये, देखिए डी एक ऑपरेटर है और डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन के पहले लगता है, जैसे वाई का हमने डिफरेंशिएशन किया तो वाई के पहले डी लिखा जाएगा। डी कभी भी बाद में मत लिखिएगा, वाई डी कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा डी वाई लिखा जाएगा, डी टू वाई लिखा जाएगा। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है। हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल मतलब 3 बार डेरिवेटिव हो तो यहाँ पर डी क्यूब भी आपको लिखा नजर आ सकता है। अब इसमें से ये जो इक्वेशन है इसको क्या करते हैं, इसको खाली सॉल्व करने के लिए डी की जगह एम लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं वो बाद की कहानी है। बाद की कहानी का मतलब मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स, ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो जब आप यहां पर रखेंगे तो जितनी बार इसको डेरिवेटिव करेंगे m की उतनी पावर आती जाएगी। अगर एक बार किए तो यहाँ पर m इंटू आ जाएगा, 2 बार किए तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधी सी बात यह है d को लिख देते हैं m। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है जिसका नाम है ये m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, और इसको क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। यहां से m के रूट मिलेंगे, m के रूट, मतलब आपको सॉल्व करना है इसको और m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है m का। पहली पॉसिबिलिटी केस 1, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं रूट। सपोज आपके रूट 2 आए m1 एंड m2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर यहाँ पर 3 होता पावर तो 3 रूट आते, तीनों अलग अलग होते तो प्लस c3 m की पावर m3x आगे लिखते चले जाते। ठीक है, ये केस ध्यान में रखिएगा, रूट रियल और अलग अलग हों तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल हो गए मतलब m1 इज इक्वल टू m2, इक्वल टू मान लेते हैं। अगर इक्वल हो गए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर m1x प्लस आगे एक x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x c2 e की पावर m1x, क्योंकि m2 और m1 इक्वल हैं। अगर 3 होते, तीनों इक्वल होते तो आगे लिखते x स्क्वायर c3 e की पावर m3x, जो भी है आगे x का मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। ये दूसरा केस है। और तीसरा केस क्या है, इफ रूट्स आर नॉट रियल, इट मीन्स इफ रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हुए तो मान लेते हैं कि जो रूट्स m की वैल्यू निकली वो ये निकली अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इमेजिनरी हुए तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये आपका 3 केस का 3 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते कैसे हैं। अगर मैं ये कहूं कि d एक ऑपरेटर है और d की वैल्यू d बाई डी एक्स है तो मैं 1 बाई डी को, मतलब d एक ऑपरेटर है इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। d का मतलब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हो सकता है x की जगह t भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो 1 बाई डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये भी ध्यान में रखिएगा आप, ये बेसिक है। इसके बाद जो भी आएगा बहुत ही तेजी से चीजें चलेंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं,
ये जो आपने इक्वेशन लिखा जिसको आपने जीरो किया, ये m के रूट निकालने के लिए, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हमेशा आपको क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इलेक्ट्रिकल की भाषा में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिस्पॉन्स। मतलब आपके पास एक्सटर्नल कोई सिग्नल या कोई इनपुट एप्लीकेबल नहीं है और सिस्टम के अंदर जो चीजें हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, वो जब आगे आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। आपको ये सॉल्व करना है। मैं एक में तो पूरा प्रॉपर स्टेप से करूंगा, बाकी में डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि चीजें आपको फटाफट हो जाएं। वही चीज डी बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? कैपिटल डी। तो क्या बचा? डी टू वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला? डी टू माइनस 8 डी प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी? डी की जगह एम रखिए, तो एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसका फ्रैक्शन कीजिए, फ्रैक्शन करना तो आता ही होगा। 5 तिहाई 15, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, m का कुछ ऐसा देखना है कि उसका अगर मैं इनटू करूं तो 15 आए, और अगर मैं सम करूं तो 8 आए, माइनस 8। तो -5 और -3 वो करते करते ही आ जाएगा। -5 और -3 को ऐड कर रहा हूं तो -8 आ रहा है, और -5 इंटू -3 कर रहा हूं तो +15 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से m कॉमन ले लीजिए तो m-5, -3 कॉमन ले लीजिए तो m-5 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? m-5 इंटू m-3 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिली, 3 और 5। इसका मतलब केस 1 बन गया। m की दोनों वैल्यू रियल हैं, पहली बात तो रियल नंबर, और दूसरी बात क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो आपका सोल्यूशन क्या मिला? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x, और यही आपका आंसर है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पर मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा? m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो कितना हो जाएगा? m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिली, 3 और 3, दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो इक्वल वाला फार्मूला लगा दीजिए। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 3x प्लस x c2 e की पावर 3x। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हमें इसमें c1 c2 नहीं वो करना है, c1 c2 की वैल्यू भी निकालनी है, कंडीशन दी गई है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 5। फैक्टर हो सकता है? नहीं। तो डायरेक्ट श्रीधराचार्य का नियम लगा दीजिए। -4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 4ac, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है। तो वही मैं लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2। तो m की वैल्यू क्या मिली? -4 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2।
अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। तो m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस आयोटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या मिला? -2 प्लस माइनस आयोटा, ये मिला। तो केस 3 बन गया। केस 3 में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये है अल्फा, ये है बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है? 1 और अल्फा की वैल्यू क्या है? -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना? ई की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आपका आंसर मिला। अब यहां पर वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, c1 cos cos 0 की वैल्यू 1 और c2 sin 0 की वैल्यू 0। तो क्या मिला? c1 इज इक्वल टू 2, c1 2 मिल गया। c2 की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर देखिए क्या कह रहा, dy बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है? d2y बाई डी एक्स 2 के। तो एक बार एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर 2 बार कीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए और x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो मैं एक बार कर रहा हूं इसको, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो -c1 साइन एक्स प्लस c2 कॉस एक्स प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन c1 cos x प्लस c2 sin x, सेकेंड का फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो -2 e की पावर -2x। ठीक, ये तो हुआ dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स 2, इसी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u और v का फार्मूला यहां पर लगेगा, इसी तरह u और v का फार्मूला यहां पर लगेगा। करते हैं सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन पहले मैं यहां पर लगाता हूं, तो e की पावर -2x -c1 cos x -c2 sin x प्लस -c1 sin x प्लस c2 cos x इंटू -2 e की पावर -2x। ये तो हुआ हमने केवल इस वाले टर्म का किया, प्लस के साथ ये वाला टर्म भी है। तो प्लस फर्स्ट फंक्शन c1 cos x प्लस c2 sin x इंटू इसका करेंगे तो आ जाएगा 4e की पावर -2x प्लस -2e की पावर -2x इंटू -c1 sin x प्लस c2 cos x। अब आपको क्या कह रहा है कि dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2 ये दोनों इक्वल हैं। कब? जब x 0 है। तो x 0 पुट कर दीजिए और दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। तो x 0 पुट कर दीजिए, यहां पर मैं 0 पुट कर रहा हूं। तो e की पावर 0 1, तो 1 0 प्लस c2, ठीक, प्लस -2, ये वाला -2 c1 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पर 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 -c1 प्लस सॉरी -2 c2, ठीक, प्लस 4 c1 -2 c2। ये क्या मिला?
C2 माइनस 2C1 माइनस C1 माइनस 2C2 प्लस 4C1 माइनस 2C2। तो ये क्या मिला? C1 की वैल्यू क्या है? 2, तो C2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4C2 प्लस 8। तो C2 ये हो जाएगा 5C2 माइनस 6 और 4 10। तो C2 इज इक्वल टू क्या मिला? 2। C1 भी मिला 2, C2 भी मिला 2। तो आपके पास आंसर क्या हुआ? C1 भी मिला 2, C2 भी मिला 2। तो आपके पास आंसर क्या मिला? y इज इक्वल टू 2। ये C1 भी 2 है, C2 भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। e की पावर माइनस 2x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर है। ये y इक्वल टू लिखा है, ठीक है, y माइनस नहीं, यही आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तभी तक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज इफ एंड बट अगर लगाएंगे तो पापा के नाम में भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलिए सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर अच्छे से करना सीख जाइए, कोई स्कोप नहीं है, बच नहीं सकते आप। आपके पास m की दो वैल्यू निकली, 1 और 2, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं। तो एम स्क्वायर प्लस m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? एम स्क्वायर 6 पंचे 30 प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 6 माइनस 5 m प्लस 6। तो m की वैल्यू 2 मिली, एक 5 और एक माइनस 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला? C1 e की पावर 5x प्लस C2 e की पावर माइनस 6x, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कुछ हो सकता है? 4 चौके 16, ठीक है, हो सकता है। एम स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 2 मिली, 4 4 इक्वल। अगर इक्वल मिली तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर 4x प्लस C2 x e की पावर 4x, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए ये है म्यू, ठीक है, ग्रीक लेटर है। डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट। तो एम इज इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है? आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा म्यू, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला? e की पावर 0x C1 कॉस म्यू x प्लस C2 साइन म्यू x, e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिली? एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइड बाई 2a, तो -2 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिला? -2 प्लस -2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो क्या मिला? -1 प्लस आयोटा, तो क्या मिला? y इज इक्वल टू CF e की पावर -x C1 cos x प्लस C2 sin x। C1 C2 निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दी है। क्या दिया है? x जब 0 है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x जब 0 है तो y की वैल्यू 0, तो C1 की वैल्यू क्या मिली? 0। दूसरा क्या है? y डैश 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव कीजिए, फिर x की वैल्यू 0 रखिए, तो y की वैल्यू 1 रखिए, तो dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा -C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन C1 कॉस एक्स C2 साइन एक्स इंटू ई की पावर -x का माइनस ई की पावर -x। अब पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, तो y डैश इज इक्वल टू 1, यही दिया है, तो 1 ई की पावर 0, ये हो जाएगा 0 प्लस C2 प्लस C1 माइनस ई की पावर 0, तो 1 इज इक्वल टू C2, C1 की वैल्यू है पहले से ही 0 है, तो 0, तो C2 की वैल्यू क्या मिली? 1। C1 0 है, C2 1 है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट वो सोल्यूशन क्या मिला? ई की पावर -x साइन x, यही आपका आंसर है। मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रिपल इंटीग्रेशन मिल गया यहाँ पर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, घबराना नहीं है। m³ -2m² प्लस 4m -8 इज इक्वल टू 0। हमेशा जनरली ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो जाता है, -2 -1 0 1 2, इनमें से कोई एक ना एक इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। केवल एक रूट अगर आपको पता चल जाएगा तो बाकी आप निकाल लेंगे। जरा मैं 1 को देखता हूं, तो 1 -2 प्लस 4, तो 8 और 2 10, 1 नहीं होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। -1 रख करके देखते हैं, तो -2 रख करके देखिए, -1 भी नहीं हो रहा। 2 8 -4 8 प्लस 8 -8, हाँ जी ये हो रहा है। तो m इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि m-2 इसका एक फैक्टर है, तो m एक फैक्टर जैसे ही मिल गया आप यहां पर m रख दीजिए। देखिए अगर एक फैक्टर मिल जाए तो बाकी फैक्टर निकालते कैसे हैं, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। m-2 इसका एक फैक्टर है, m-2 यहां पर रख दीजिए, 2-3 बार लिख दीजिए, बीच में जगह खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर m की पावर कितनी है? 3, यहां पर m की पावर कितनी है? 1, तो m की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या बचा? m³ यहां पर लिखा है। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं। अब इधर क्या है? -2m², यहां पर क्या लिखा है? -2m², तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारे दो टर्म मैच कर गए इसी से। अब यहां पर क्या बचा है? 4m-8, यहां पर m की पावर 1 है, यहां पर भी m की पावर 1 है, लेकिन m के इंटू में क्या है? 4 +4, यहां पर +4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो +4m लिखा है, -8 लिखा है। इस वाले m-2 की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको हटा दीजिए, इक्वल टू 0। m-2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? m² + 4, यहां से एक रूट मिला m इक्वल टू 2, और यहां से एक रूट मिलेगा m² + 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू √-4, तो m इक्वल टू क्या मिला? +-2 आयोटा,
जीरो इसके पहले लगा लीजिए, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, कितने m की वैल्यू निकली, तीन, तीन में से एक तो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो c1 e की पावर 2x प्लस बाकी दो में कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो e की पावर 0x मतलब 1, फिर आगे लिखिए c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये आपका आंसर है। कुछ भी घबराना नहीं है, आपके पास तीन केस वही हैं, या तो रियल या डिस्टिंक्ट होगा, या इक्वल होंगे, या इमेजिनरी होंगे, जो भी जो आए केस वही उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाइए। देखिए यही आपका इक्वेशन है, वो आंसर है। ठीक है, एक चीज आपको यहां पर और बता दूं, ये आपको पहले ही बता चुका हूं, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का इक्वेशन होगा। तीन यहां पर डेरिवेटिव है, तीन कांस्टेंट है c1 c2 c3। ठीक है, m की तीन वैल्यू मिलेंगी। चलिए यहां पर चार है, मतलब चार कांस्टेंट आएंगे आपके आंसर में, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट मैं लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, m की पावर 4 माइनस 32m स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 0। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का है आई थिंक, हाँ, तो m स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको ऐसे लिखना है, m स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर माइनस 16, यहां से m की क्या वैल्यू मिली, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यहां से m की क्या वैल्यू मिली, प्लस माइनस 4। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे, c1 प्लस 4 दो बार माइनस 4 दो बार, तो c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर माइनस 4x प्लस x c3 e की पावर 4x प्लस x c4 x की पावर माइनस 4x, ये आपका आंसर है। ये वाला आंसर गलत दिया है, ये आंसर तब होगा जब आपकी इक्वेशन यहां पर -32 के बजाय +32 होगी, मतलब जब ये ऐसे बनेगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, +-4 आयोटा दो बार, जैसे वहां पर +-4 मिला दो बार, तो वैसे ही यहां पर +-4 आयोटा दो बार मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा में अल्फा क्या है, 0, तो यहां पर क्या मिला, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या बनेगी, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x प्लस x c3 cos 4x प्लस x c4 sin 4x। अगर ऐसा है तब जाकर के ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो या तो आप यहां पर +32 करके ये वाला आंसर मैच करा दीजिए, अगर वहां पर -32 है तो आपका ये जो आपने सॉल्व किया है यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूं, क्या लिखूंगा, m³ प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सभी प्लस में है, इसका मतलब कि माइनस में कोई क्या होगा, इसका मतलब रूट होगा, तो m इक्वल टू -1 जरा रख करके देखिए, -1 अगर रखेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बनेगा, तो -1 प्लस 6 ये -12 बनेगा, तो 8 6 14 और 12 1 13, नहीं, अगर -2 रखते हैं तो -8 और -12, -8 और -24 कितना हो गया, -32, और ये कितना हो गया
दो दो चार, चौक 24, 24 और 8 32, हाँ ठीक है। m इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि m+2 इसका एक फैक्टर है। ऐसे ही आपको हिट एंड ट्राई करके निकालना पड़ेगा, रटिएगा मत, ठीक है। वही चीज मैच कराइए, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। m³ बन गया 2m², यहाँ पर कितना 6m² प्लस 4m² कम पड़ गया, तो यहाँ पर +4m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये +4m² ये वाला प्लस 2m² ये वाला, तो 6m² चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा 8m, यहाँ पर कितना है 12m, कितना कमी है 4m की, तो +4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो +4m यहाँ पर प्लस 8m यहाँ पर प्लस 12m हो गया, और 4 दूना 8 हो गया 0। m+2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा m² प्लस 4m+4, तो यहाँ पर क्या मिला m+2, और ये क्या है m+2 का होल स्क्वायर। तो आपको 3 रूट मिल गए और तीनों इक्वल हैं, तो आपके पास CF क्या बनेगा, CF बनेगा C1 e⁻²x प्लस XC2 e⁻²x प्लस x² C3 e⁻²x। ये आपका सोल्यूशन है। अब C1 C2 C3 निकालने के लिए आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन दी गई है कि x 0 है तो y 0, पुट कर दीजिए। x 0 है तो y 0, तो C1 = 0 मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन से क्या मिला C1 0, C1 0 पुट कर देंगे तो y = क्या मिलेगा XC2 e⁻²x प्लस x² C3 e⁻²x। अब अगली कंडीशन लगाइए y'0 = 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। y' डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लग जाएगा। तो C2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन -2 e⁻²x प्लस e⁻²x C2 यही आ जाएगा, प्लस x² C3 e⁻²x इंटू -2 प्लस C3 e⁻²x इंटू 2x। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, x 0 है तो y' 0, x 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 प्लस C2 बाकी सब 0, तो यहाँ से C2 भी क्या मिल गया 0, C1 C2 0 मिल गए। तो आपके पास y = क्या मिला x² C3 e⁻²x। अब C3 निकालने के लिए आपको एक कंडीशन और दी गई है, y'0 = 2। तो y'0 निकालना है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो एक बार कीजिए, C3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कीजिए, C3 कांस्टेंट है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो -2 x² e⁻²x का -2 e⁻²x प्लस -2 e⁻²x और x² का 2x प्लस यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाइए, e⁻²x 2 प्लस 2x -2 e⁻²x। ठीक, x = 0, y' क्या दिया है 2 शायद दिया है, ये 2 पुट कर दीजिए। तो 2 = C3, x 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर खाली मिलेगा 2 बस, बाकी सब 0। यहाँ से C3 की वैल्यू क्या मिली 1, C3 की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या मिला x² e⁻²x। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा, x² e⁻²x।
लिखा है कि नहीं? ये लिखा है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी पर आगे चलते चले जाइए। चलिए, घबराना नहीं है। पावर से m की पावर 8 -6 m की पावर 6 -32 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली बात तो m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। m की पावर 6 -6 m की पावर 4 -32 इज इक्वल टू 0। इसका कुछ फैक्टर बन रहा है? हम्म। 2 2 की पावर 4। हम्म, हम्म। m की वैल्यू -2 अगर रख नहीं 2 रखते हैं, 2 दूना 4, 4 चौक 16 चौके 64 और 16 छंग 96 -32। नहीं, 2 नहीं होगा। इसका फैक्टर और कैसे निकाल सकते हैं? हम्म, अगर मैं इसको m³ -6 m स्क्वायर -32 भी लिखता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। गलत ये लग रहा है कि यहाँ पर है पावर 8 और यहाँ पर है आपका कांस्टेंट केवल 6 तक। तो या तो वो m की पावर 6 होगा, वो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2। m की पावर 6 माइनस प्लस 6 m की पावर 4 -32 m स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, ये तो प्लस है, प्लस 2।
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 माइनस डिवाइड बाई तो माइनस प्लस माइनस 4, 8 में 6 गए 2 और 12 में से 3 गए 4 दूनी 4 3 भी नहीं आ रहा। कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। स्क्वायर -1 रखने पर भी नहीं आएगा। -2 2 दूना 4 चौका चौको 60 √2 का फैक्टर और क्या हो सकता है। 8 चौक 32 16 दूनी 32 चलिए इसका फैक्टर सोच करके फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। हाँ ये देखिए, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 1। तो m के 2 रूट यहाँ से मिले 0 0 और एम स्क्वायर इक्वल टू √-1। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा यहाँ से मिले। तो 4 रूट हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, c1 e की पावर 0x प्लस x c2 e की पावर 0x प्लस e की पावर 0x छोड़िए तो c3 cos x प्लस c4 sin x। 0x e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो आपका सोल्यूशन क्या मिला, c1 प्लस x c2 प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। अब c1 c2 c3 c4 निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी गई है, y0 0 है। इसका मतलब जब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर क्या है y'0, वही है ना। एक बार चेक कर लीजिए, y'0 इज इक्वल टू 0। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो 0 प्लस c2 माइनस c3 साइन एक्स प्लस c4 कॉस एक्स और फिर पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिला, 0 इज इक्वल टू c4 प्लस c2, इक्वेशन 2। फिर y'0, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो क्या मिलेगा,
माइनस C3 cos x माइनस C4 sin x। इसकी भी वैल्यू क्या है, जब x 0 है तो y 0, तो माइनस C3, तो यहाँ से मिला C3 इज इक्वल टू 0। जब C3 0 मिल गया तो C3 की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो C1 भी आपको 0 मिल जाएगा। C1 0 मिल गया, अब बचा C1 C3 दोनों 0 हो गए। अब इसका तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो माइनस ओ C3, तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन करें, C3 तो 0 है ही है, ये तो 0 है ही है C3, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस C4 cos x। तीसरी बार में क्या दिया है कि x जब 0 है तो y का ट्रिपल डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो C4 इज इक्वल टू -1। C4 -1 है तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। C2 1, C4 -1, तो आपका आंसर क्या मिला, आंसर क्या मिला, y इज इक्वल टू C2 1 है x और C4 -1 sin x, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं ट्राई करके, फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन ज़रूर कीजिए और घबराइए नहीं, किसी भी चीज़ से भागिएगा मत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।